बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर एमडी मीन, एमडी मीडियन, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ करने के बाद आज हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एमडी मीन। ठीक है जी, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एमडी मीन? आप कहेंगे एमडी मीन एज अ परसेंटेज एमडी मीन एज अ परसेंटेज ऑफ मीन, या एमडी मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, यानी एमडी मीन मीन का कितना परसेंट या टाइम्स है। इसका फार्मूला क्या है? अब यहाँ पर कोई ग्रुप डेटा और अनग्रुप की कोई फर्क नहीं है। मतलब जो मीन आपने अगर ग्रुप डेटा है तो मीन कैलकुलेट किया होगा आपने ग्रुप डेटा का फार्मूले से, और आप अगर अनग्रुप डेटा है तो आपने मीन कैलकुलेट किया होगा अनग्रुप डेटा का फार्मूला से। सेम इज द केस विद एमडी मीन। तो खाली आपको फार्मूला अप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीन का, और वो फार्मूला क्या है? एमडी मीन को डिवाइड कर दें किससे? मीन से। एमडी मीन डिवाइडेड बाय मीन। वालेकुम सलाम। एमडी मीन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है जी। एमडी मीन मीन का कितना परसेंट या टाइम्स है। तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी पीछे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हुए हैं जिसमें आपने मीन भी कैलकुलेट किया था और उसका एमडी मीन भी कैलकुलेट किया था, उसमें आप क्या करें, एमडी मीन को डिवाइड करें मीन से। तो ये मालूम होगा जनाब के जो आपका एमडी मीन है, जो डिस्पर्जन शो करता है, वो डिस्पर्जन आपके अर्थमेटिक मीन का कितना परसेंट या टाइम। तो उसी डेविएशन फ्रॉम मीन को, या मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को मीन का परसेंटेज बना के एक्सप्रेस किया जा रहा है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अर्थमेटिक मीन का कितना परसेंटेज है। मतलब डेटा अपने मीन से कितने परसेंट की एवरेज डेविएशन रखता है। यस और नो जवाब दीजिए बेटा, कोई मुश्किल बात है? रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स। तो सिंपल क्या करना है, एमडी मीन को डिवाइड करना है किससे बेटा? मीन से। बिल्कुल इस तरीके से आपके पास क्या है, नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीडियन। एमडी मीडियन का कोएफिशिएंट निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई? एमडी मीडियन एज अ परसेंटेज ऑफ मीडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपके पास मीडियन और एमडी मीडियन कैलकुलेट होना चाहिए, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर एग्जामिनर बेटा आपसे एमडी मीन और एमडी मीडियन मांग ले, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इस और डेटा दे दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके लिए ना सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मीडियन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बल्कि एमडी मीडियन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बजाय तो फार्मूला बड़ा आसान है, लेकिन अगर डेटा आपको कैलकुलेटेड नहीं दिया हुआ तो फिर आपको 2 कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी।
चले जी, ये दो बातें तो करनी है। सिर्फ सिंपल जितने भी क्वेश्चन आपने किए में जिसमें एमडी मीन निकाला हुआ उसको डिवाइड कर दे मीन से, और जिसमें आपने एमडी मीडियन निकाला हुआ उसको डिवाइड कर दे मीडियन से। ऑब्वियसली उसका मीडियन तो आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा, तो ये आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। बस ये फार्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बस इसमें ये है कि जो डिस्पर्जन होता है, जो डेटा की अपने मीन से या मीडियन से डेविएशन होती है, उस डेविएशन को सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में या एवरेज वैल्यू के टाइम्स में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो आंसर किस में रहेगा, टाइम्स में रहेगा। आमतौर पे ये जो इसके आंसर्स हैं या इसका किताबों के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया हुआ, लेकिन कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तो आंसर टाइम्स में आएगा। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ जनाब एमडी मीन का वैल्यू 25 है और अर्थमेटिक मीन का वैल्यू जो है वो क्या है 100 है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर 0.25 आया। और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो आंसर 25% बन जाएगा। यस और ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है, हो जाएगा ये, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। रिस्पॉन्स दें प्लीज। ऐसा ही बेटा, हो जाएगा, ओके ना, जबरदस्त। अच्छा जी, अब आज जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात करनी वो करनी है किस पर, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिहाज से, और इसके बहुत सवाल आपके सामने आ रहे होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी है। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, सीवी। और सीवी का फॉर्मूला क्या है, सीवी बराबर है किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो अभी करके आए पीछे, क्योंकि वहां पर एमडी मीन था, एमडी मीडियन था, और बेसिकली आप जानते हैं वो डेविएशन जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेविएशन को कंसीडर करती है, वो कौन सी डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना ऑब्वियसली। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। अब फिर वही बात कि ग्रुप डेटा हो अनग्रुप डेटा हो तो आपको उसका उसी से निकालना है फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिखाया वही अप्लाई होगा, मीन का जो फार्मूला अप्लाई हुआ वही अप्लाई होगा, लेकिन आपको सीवी निकालने के लिए करना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है किससे, मीन से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंटेज या टाइम, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का ज्यादा परसेंटेज होगा उतना डेटा का डिस्पर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना डिस्पर्जन मतलब फैलाव, डिस्पर्जन मतलब डेटा और मीन की डेविएशंस। अब इस बात को हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या रोल है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या रोल है, क्या इसकी अहमियत है, साथ साथ सीवी की अहमियत क्या है, इस बात को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या रोल है। और इसको कैलकुलेशन में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मैंने आपको बताया था, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क का नाम लिया था, रिस्क का। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में रिस्क क्यों है, तो ये आज आप थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में इसको, ये आपके पास एक सब्जेक्ट आएगा सीए फाइनल्स के अंदर जिसका नाम होगा बीएफडी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। वहां पर यही स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सामने दोबारा आएगा और आप इसको रिस्क के नाम से पढ़ रहे हो। अब चीजें ऐसी होंगी कि आपने बचपन में पढ़ी होंगी लेकिन वहां जाके आपको नई नई लग रही होंगी।
बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पुरानी पढ़ी हुई बातों को मुस्तकबिल के अंदर जाके कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बहरहाल, तो जनाब यहाँ पर ही आपके सामने मैं अब इसकी इम्पोर्टेंस रखने जा रहा हूँ। क्रिकेट सब देखते हैं ना बेटा, यानी डेटा ऐसे रखने जा रहा हूँ कि आपके हिसाब से मतलब आप उसको समझ सकें। हाँ बेटा, क्या ख्याल है इनके बारे में? क्या ख्याल है इनके बारे में आप सबका? आफरीदी, जवाब दें। ओके, इन्होंने अपनी पहली इनिंग्स जो खेली उसमें 36 बॉल्स पर क्या किया, इतने रन बनाए 36 बॉल, पता है आपको इस बात का? 36 या 37 बॉल पर उन्होंने सेंचुरी की थी मेरे ख्याल से। आप में से कितने लोगों को इस बात का पता है? अच्छा, हम क्या करते हैं, आफरीदी की 5 इनिंग्स लेते हैं। अच्छा, हम ये अज्यूम करेंगे, फर्ज करें आफरीदी ने अब तक जिंदगी में 5 ही इनिंग्स खेली हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये भी आ सकता है भाई, क्या ख्याल है? बोलिए। उसके बाद ये भी आ सकता है। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद ये आ गया। ठीक है जी। तो 102, 0, 28, 70, 50, ये आपके सामने जो है वो अफरीदी की हमने क्या रख दी, 5 इनिंग्स रख दी। ठीक है, अच्छा जी, ओके। एक और प्लेयर है, जानते होंगे इनको भी आप। अच्छा जी, 45, 55, 60, 48। ठीक है जी, ये भी आपके सामने रख दिया मैंने। ठीक है, अब एक काम ये करें, अब ये काम ये करें जरा, दोनों का, दोनों की क्या करें, दोनों की क्या की हमने 5-5 इनिंग्स सेलेक्ट की है।
समझने अब तक इन्होंने इन दोनों ने 5-5 इनिंग्स ही खेली हैं, ये अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए। दोनों की जरा इनिंग्स का सम कीजिए बेटा, जरा दोनों के 5 इनिंग्स का सम कीजिए। जवाब दीजिए बेटा, दोनों की 5 इनिंग्स का सम कीजिए प्लीज। दोनों का 250 आंसर आ रहा है, दोनों का आंसर 250 आ रहा है, पक्का कंफर्म? दोनों का आंसर 250 आ रहा है। अच्छा जी, ओके। आफरीदी, कोहली, ठीक है जी। एक काम करते हैं, आफरीदी का सेकंड का 240 कैसे आ रहा है? सेकंड का भी 250 आंसर होना चाहिए। 45 और सेकंड का 240 आंसर है। भाई सब लोग बताइए, सेकंड का सम 240 है 250 है? 250 है ना। 45 प्लस 55 कितने होते हैं भाई? 100 हो जाएंगे। 100 और 60 कितने हो जाएंगे? 160 हो जाएंगे। ये वाला 2 जरा ऊपर, क्या कहते हैं, ये वाला 2 ऊपर भेजिए, 48 को 50 कर दीजिए और 60 में 40 ऐड करिए, 200 हो जाएंगे और 250 आंसर आ रहा है। ओके, कोई इशू नहीं। अच्छा प्लीज अब यहाँ कंसीडर कीजिए इन तमाम चीजों को। एक काम करता हूँ जनाब, मैं आफरीदी का एवरेज निकालता हूँ कि एवरेज आफरीदी ने 5 मैचेस में कितने रन बनाए। क्रिकेट में प्लेयर का एवरेज निकालने के लिए, एवरेज रन निकालने की हमेशा रन्स को, टोटल रन्स को, सबमिशन एक्स क्या है? सबमिशन एक्स टोटल रन्स है। टोटल रन्स कितने हैं? 250। और 250 जब जब भी क्रिकेट के अंदर एवरेज निकलता है तो उसमें नंबर ऑफ मैचेस से डिवाइड नहीं करते, नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है बाज दफा एक प्लेयर जो है वो एक इनिंग में नॉट आउट भी गया होता है, वो आउट ही नहीं हुआ होता, तो उसकी इनिंग कंटिन्यू होती है अगले मैच के अंदर भी। तो वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे किसी भी प्लेयर का एवरेज। तो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, और एन का मतलब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इनिंग्स। तो 250 डिवाइडेड बाय व्हाट, कि डेटा कितनी इनिंग्स का दिया हुआ है आपको? 5 इनिंग्स का दिया हुआ। आंसर क्या आ गया? 50। ऑन एवरेज आफरीदी ने हर मैच में 50 रन बनाए हुए हैं। ओके भाई, ठीक है भाई। विराट कोहली का क्या किया आपने? सम किया रन्स का, वो भी 250 आ रहा है, और उसकी 5 इनिंग्स ली थी आपने, डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। यानी दोनों की एवरेज क्या आ रही है? बराबर आ रही है सर। अब आप एक सिलेक्टर हैं और आप दोनों प्लेयर्स की एवरेजेस देख रहे हैं और आप किसी लीग के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं और आपको दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो एवरेज ने तो आपको कंफ्यूज कर दिया, यस और नो? दोनों की एवरेज तो क्या है? बराबर है। क्या ख्याल है? दोनों की एवरेज तो बराबर है। एवरेज ने तो आपको कंफ्यूज कर दिया दोनों प्लेयर्स की। किया कि नहीं किया बताइए? अगर आप एवरेज की बुनियाद पर आप सिलेक्शन करेंगे तो एवरेज तो सेम है। या तो आपको जो प्लेयर पसंद हो उसको उसको सिलेक्ट कर ले। तो पसंद ना पसंद की बात नहीं है ना, सिलेक्शन तो मेरिट पे होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जब दोनों प्लेयर्स का एवरेज सेम है तो मतलब क्या हुआ? एवरेज के लिहाज से दोनों प्लेयर्स क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या कहेंगे? अब देखें वेरिएशन किस में ज्यादा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा जी, ओके। उसके लिए अब क्या करें? आफरीदी स्क्वायर निकालें।
आफिदी की डेटा का स्क्वायर निकाला, इसको आप बोले x1 स्क्वायर, और विराट जो है वो x2 स्क्वायर है। 102 का स्क्वायर, प्लीज जल्दी से कैलकुलेट कीजिए साथ साथ, और इसको फॉर्मूले से करना है अभी हमने, वो मैं कैलकुलेटर से बाद में वेरीफाई करवा दूंगा आपको दोबारा से। आपको फॉर्मूला याद रखना है बराए मेहरबानी प्लीज। 102 का स्क्वायर क्या आया भाई, सब लोग बोले ना, सब लोग बताए ना, हर कोई पार्टिसिपेट करे ना। 10,404। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 है, अच्छा भाई ओके। 28 का स्क्वायर, 784। 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 4900, ओके। उसके बाद 50 का स्क्वायर, 2500। सम कीजिएगा बेटा इसका, 10,404, 784, 4,900 प्लस 2500, इसका सम कीजिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए, 18,588 कंफर्म। एटीन थाउजेंड फाइव एटी एट ओके। अब उसके कोहली के डेटा का स्क्वायर निकालें, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 2025, फिफ्टी फाइव का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर नॉट 49, और 42 का स्क्वायर, सम कीजिए, सम क्या आ रहा है, 12,718। ओके जबरदस्त। क्या करते हैं, जरा वर्कआउट करते हैं, वेरिएंस, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, डेटा का स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय एन, और उसका लिया अर्थमेटिक मीन। याद है या भूल चुके हैं बेटा? माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। डेटा का स्क्वायर का सम आफरीदी वाले केस में कितना है, 18,588। जवाब दें, डिवाइड किससे कर दिया आपने इसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ इनिंग्स, 5 माइनस समेशन एक्स अपॉन एन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो ऑब्वियसली क्या है 50 है, और क्या निकालना है 50 का स्क्वायर निकालना।
डेटा का स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर। बताइए आंसर क्या बनता है? बताइए आंसर क्या बनता है? वेरिएंस। वेरिएंस का आंसर क्या बनता है? 18,588 को तो डिवाइड बाय 5 कर दिया आपने, इसमें से माइनस कर दें क्या 50 का स्क्वायर। सब लोग रिस्पॉन्स करें, क्या आंसर आया आप लोगों के पास? वेरिएंस आया 1217.6। ओके जी, अब इसका वर्कआउट कर लें स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो कैसे निकलेगा? इस पूरे फॉर्मूले को रूट में रख के सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट n माइनस सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो ऊपर सॉल्व हुआ है ना, जो आंसर आया ना ऊपर 1217.6, उसको आप रूट में रख के आंसर निकाल लीजिए। क्या आंसर आएगा? 34.89। ठीक है जी, ये आ गया स्टैंडर्ड किसका? आफरीदी का। अब निकाल लेते हैं जरा नीचे इसका फार्मूला, आपने रख दिया अपने सामने। अब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया बेटा? 12,718 डिवाइड किससे किया आपने? 5 से, माइनस माइनस व्हाट? मीन का स्क्वायर। डेटा के स्क्वायर का मीन माइनस डेटा के मीन का स्क्वायर 50 कैलकुलेटेड आपके सामने। हाँ जी, वेरिएंस क्या आ गया आपके पास? 43.6। 43.6 को तो रखे हैं रूट में, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.6 आया। अब दोनों को जरा बेटा, दोनों को जरा इंटरप्रेट करना सीखिए। आफरीदी का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 34.89 है, यानी आफरीदी अपने एवरेज से 34.89 रन से मुख्तलिफ हो सकता है, इस कदर डेविएट कर सकता है। सरप्राइज, खेल गया तो भी सरप्राइज, नहीं खेला तो भी सरप्राइज। और जो कोहली है वो अपने एवरेज से 6.6 रन से मुख्तलिफ है। तो ये बताइए किसको सिलेक्ट करने में रिस्क ज्यादा है? बताइए सब लोग, किसको सिलेक्ट करने में रिस्क ज्यादा है? रिस्क क्या होता है कि भाई एक बंदा जो है वो अपनी एवरेज से इतना मुख्तलिफ है 34.89, और एक बंदा अपनी एवरेज से 6.6 रन की सिर्फ डेविएशन रखता है, मतलब वो 6 या 7 रन का फर्क रखता है अपनी एवरेज से। अगर उसकी एवरेज 50 है तो क्या करेगा? 43 बना लेगा, 57 बना लेगा। तो रिस्क किसके पास हुआ? रिस्क किसको सिलेक्ट करने में हुआ? अब इसके लिए क्या करेंगे? अब एक चीज और जो हम चीज सीख रहे हैं वो क्या है? सीवी निकाल। सीवी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा अप्लाई करते हैं। आफरीदी का जरा सीवी निकालें। 34.89 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। बताइए कितना परसेंट आंसर आता है इसका? 34.89 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आता है? 69.78।
यानी अफरीदी की जो डेविएशन है वो उसके मीन का 69.78% है। अच्छा जी, ओके। सीवी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए 6.6 डिवाइडेड बाय व्हाट 50 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। क्या आंसर आता है? 13.2%। यानी एक अपनी एवरेज से 69.78% की डेविएशन रखता है और एक जो है वो अपनी एवरेज से 13.2% की डेविएशन रखता है। इन दोनों में से कंसिस्टेंट कौन हुआ? कंसिस्टेंट, जिसको हम बोले कंसिस्टेंट प्लेयर है। कंसिस्टेंसी किसमें दिखाई दे रही है? कोहली में, ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि कोहली का जो सीवी है वो क्या है? लोअर आ रहा है, और सीवी का लोअर आना क्या शो करता है? कंसिस्टेंसी शो करता है। तो अगर एग्जाम में सवाल आए विच डेटा इज कंसिस्टेंट, तो आप जवाब देंगे जिसका सीवी सबसे क्या हो? कम हो। यानी अगर एग्जामिनर कंसिस्टेंसी आपसे पूछता है, दो, जैसे मैंने दो कॉलम दे दिया ना, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नाम आफरीदी या कोहली नहीं होगा, बस दो कॉलम होंगे और एग्जामिनर बोलेगा बताइए विच डेटा इज कंसिस्टेंट, इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है। ये सुनते ही आपको ख्याल क्या आना चाहिए बेटा? ये सुनते ही आपको ख्याल क्या आना चाहिए कि आपको क्या वर्कआउट करना है? सीवी वर्कआउट करना है। और सीवी वर्कआउट करने के लिए आपको अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा, अगर पूछने वाला कंसिस्टेंसी ना पूछे, पूछने वाला पूछे बताए विच डेटा इज मोर इनकंसिस्टेंट, तो फिर जवाब बदल जाएगा या वही रहेगा? बोले, अगर पूछने वाला पूछे विच डेटा इज मोर इनकंसिस्टेंट, तो फिर कौन से वाले आंसर की तरफ जाएंगे? हाई सीवी की तरफ जाएंगे या लो सीवी की तरफ जाएंगे? सब जवाब दीजिए मुझे। फिर कहां जाएंगे? फिर हाई सीवी की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर एक तीसरा तरीका है पूछने का, पूछता है बताओ किसके डेटा का फैलाव ज्यादा है? किसके डेटा का फैलाव, इसको बोलेगा वाइड स्प्रेड। विच डेटा इज मोर इन वाइड स्प्रेड? तो जवाब क्या देंगे इस केस में भी आप? तो जिसका सीवी ज्यादा उसका वाइड स्प्रेड ज्यादा, जिसका सीवी ज्यादा उसका इनकंसिस्टेंसी लेवल ज्यादा, जिसका सीवी कम उसका कंसिस्टेंसी लेवल ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रही है बेटा ये क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसके रीजन है पढ़ने के लिए? तो बाज दफा एवरेजेस क्या करती हैं? धोखा देती हैं। तो उन एवरेजेस के रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। बताइए बेटा। रिस्पॉन्स दीजिए। कोई मुश्किल बात हो तो बताइए। अब यही काम करना है ग्रुप डेटा के लिए भी। ये तो कर लिया ना हमने अनग्रुप डेटा के लिए। फिर यही काम परफॉर्म करेंगे किस चीज के लिए? ग्रुप डेटा के लिए। करें, स्टार्ट करें बेटा। जवाब दें।
ये लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? ओके, तो इसके लिए कुछ कंक्लूजन पर लिख दें। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द लोअर the CV, the data is more consistent or stable. The higher the CV, the data is more inconsistent, या less consistent, more inconsistent or less consistent, ठीक है जी, ठीक है जी। The higher the CV, the data is more in widespread. The lower the CV, the data is less in widespread. तो ये मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आप अच्छी तरह क्या कर लें, इधर याद रख लें, अपने जहन में बिठा लें। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी बेटा, और आप इन सबको याद रखेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का, सबके पास सवाल आना ही आना है इसका, सबके पास, ठीक है। हो गया बेटा सॉल्व? लिख लिया सब लोगों ने बेटा? ग्रुप डेटा देते हैं आपको बेटा।
और वो क्या है? वीकली आउटपुट 1000 यूनिट्स। 11 to 15, 16 to 20, 21 to 30, 31, sorry, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35। ठीक है जी। अब उसके बाद नंबर ऑफ वीक्स, प्लांट 1, प्लांट 2। आसान लफ्जों में क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2। 25, 40, 90, 55 and 50। 15, 20, 60, 150 एंड 15। ठीक है। तो बताना है आपने बेटा, ये दो प्लांट का डेटा है प्रोडक्शन का, और बताना क्या है इन दोनों में से कौन सा प्लांट ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा स्टेबल है, या ये बताना है कौन सा प्लांट ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, अनस्टेबल है। क्या ख्याल है, बोलिए। वर्कआउट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी निकालना चाहते हैं, आपको सीवी निकालना पड़ेगा, और सीवी निकालने के लिए आपको दोनों प्लांट्स का मीन भी निकालना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा। मतलब अगर एग्जामिनर एक सीवी पूछ ले तो सीवी के पीछे एग्जामिनर ने मीन भी पूछ लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया। ये और बात है कि पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें सीवी निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ होता है और मीन भी दिया होता है। तो वो तो खाली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने होते हैं। फिर तो बताइए, सबसे पहले एक सवाल आपसे करता हूं, ये डेटा कितने लोग इंटरप्रेट कर पाते हैं? ये डेटा रीड कितने को लोगों को करना आता है? सबसे मेन चीज है, अगर डेटा रीड करना नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता आपको। ये 11 से 15,000 यूनिट्स हैं और उसका सामने 25 लिखा हुआ है। 25 का मतलब नंबर ऑफ वीक्स है। 16 से 20 लिखा हुआ है, उसके सामने 40 लिखा हुआ है। 40 का मतलब नंबर ऑफ वीक्स है। 21 से 25 लिखा हुआ है, उसके आगे 90 लिखा हुआ है, उसका मतलब नंबर ऑफ वीक्स है। 26 से 30 लिखा हुआ है, उसके आगे 55 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वीक्स है। 31 टू 35 लिखा हुआ है, उसके आगे 50 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ वीक्स है। क्या मायना इस बात का?
हाउ टू इंटरप्रेट दिस डेटा। बेटा कोई है आप में से जो इंटरप्रेट करे इस डेटा को, समझाए कि भाई इस बात का मीनिंग क्या है? एक आंसर आया है मेरे पास, बाकियों का इंतजार कर रहा हूं। ये 25 वीक का आउटपुट है, मतलब यानी कि ये बोलना चाह रही हैं आप कि 11 से 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने में 25 दिन लग गए, या 25 दिन में हमने 11 से लेकर 15,000 तक यूनिट्स का किए, प्रोड्यूस किए। इंटरप्रेट करें, इंटरप्रेट करें। शुएब कहते हैं प्लांट वन ने 25 वीक में 11 से लेकर 15,000 यूनिट्स तक आउटपुट दिया। तो बात तो वही ना शुएब, कि 11 से 15,000 यूनिट बनाने में 25 दिन लग गए, ऐसा ही है, 25 वीक लग गए, ये बोलना चाह रहे हैं बेटा। भाई बाकी लोग जवाब दें। बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? 3 से 4 लोगों ने जवाब दिया है। बाकी बोल रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, है ना? जी बेटा, बाकी आवाम क्या बोल रही है? वो 1000 यूनिट्स हम देख लेंगे, पहले आप इसको तो बताएं, समझाएं तो सही ये है क्या, हाउ टू इंटरप्रेट दिस। मेरे ख्याल से कल कैलकुलेटर सीखने के लिए ज्यादा लोग आ गए थे, अचानक से लोग बढ़ गए थे क्लास में। हाँ जी बोलिए। कहाँ है भाई सब लोग? अब्दुल्ला कहाँ हो आज तुम बेटा? हाँ बेटा अब्दुल्ला किधर हो? जवाब दो बेटा। अच्छा वो क्लास में नहीं है, ओके। आज तो मोहम्मद हाशिम साहब भी आए हुए हैं यार, बड़े दिनों बाद। बेटा मोहम्मद हाशिम साहब बड़े कम दिखाई देते हैं आप क्लास में। देखिए आप एक बुनियादी गलती कर रहे हैं, सब लोग सुने, गलत बता रहे हैं आप, सब लोग गलत बता रहे हैं, सब लोग गलत बता रहे हैं। क्या है जनाब? सबसे पहले सोचें 25 जो है वो फ्रीक्वेंसी है, अगर 25 फ्रीक्वेंसी तो मतलब 25 बार ऐसा हुआ है। फ्रीक्वेंसी शोज व्हाट रिपीटेशन, तो जो सामने लिखा हुआ है वो 25 बार हुआ है। आप डेटा के सेंस को समझते नहीं है, जो वेरिएबल सामने लिखा है वो कितनी बार है? 25 बार है, आप गलती कर रहे हैं इसके अंदर। यानी हमारे, सुने अब अल्फाज सुने, यानी हमारे डेटा, जो डेटा हमारा है, जो हमारा रिकॉर्ड है प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्शन रिकॉर्ड में 25 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन लेवल 11,000 से 15,000 के दरमियान रहा हो। तो 11,000 से 15,000 के दरमियान प्रोडक्शन लेवल 25 बार रहा है, 25 बार ऐसा हुआ है। ये नहीं है कि 11 से 15,000 यूनिट बनाने में 25 दिन लग गए, ऐसा किसने बोला? 25 हफ्ते लग गए, ऐसा किसने बोला आपको? फ्रीक्वेंसी मींस रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब सामने लिखी हुई चीज इतनी बार हो चुकी है। आप डेटा को इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो बस खाली क्या सॉल्व करेंगे, बस आपको डेटा रीड करना ही नहीं आता, मतलब ये हुआ।
यानी 11 से 15,000 के दरमियान हमारा प्रोडक्शन लेवल रहा है, ऐसा 25 बार हुआ है। हमारे रिकॉर्ड में 25 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्शन लेवल 11,000 से 15,000 के दरमियान हो। तो हमारे डेटा में 25 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जिनके आंसर्स 11 से 15,000 के दरमियान फॉल करते हैं। आई बात समझ या नहीं? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। अब भी बात समझ नहीं आई? क्या कहते हैं फिर? तो बेटा सही सेंस में बात समझनी चाहिए। 40 हफ्ते ऐसे हैं जिसमें हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है वो 16,000 से 20,000 के दरमियान रहा है। ऐसा 40 बार हुआ है। 21,000 से 25,000 हमारा प्रोडक्शन लेवल 90 बार रहा है, 90 टाइम्स रहा है। 90 हफ्ते हमारे पास ऐसे हैं, 90 वीक्स का रिकॉर्ड है हमारे पास। 26 से 30,000 हमारा प्रोडक्शन लेवल 55 बार रहा है, 55 बार ऐसा हुआ है। 55 हफ्तों का रिकॉर्ड हमारे पास है। और 50 बार ऐसा हुआ है कि हमारा प्रोडक्शन लेवल 31 से 30-35,000 के दरमियान रहा। तो बेटा करना क्या है, सुने। करना ये है कि पहले जो क्लास इंटरवल है उसकी मिड क्लास निकालें, और मिड क्लास निकालकर उसका F1 के साथ अर्थमेटिक मीन निकालें। फिर उसका F1 के साथ ही क्या निकालें, स्टैंडर्डेशन निकालें। इस तरह प्लांट 1 का CV निकाल लें। फिर दोबारा क्या करें, जो आपका वीकली आउटपुट है इसको वेरिएबल एक्स मानकर, मतलब मिड क्लास निकालकर, इसका फ्रीक्वेंसी 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद अर्थमेटिक मीन निकालें। फिर इसका फ्रीक्वेंसी 2 के साथ क्या निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। फिर इसका फ्रीक्वेंसी 2 के साथ क्या निकालें, CV निकालें। तो जब दो प्लांट का CV आ जाएगा आपके पास, तो आपको पता लग जाएगा जनाब कि कौन सा प्लांट कंसिस्टेंट है और कौन सा प्लांट इनकंसिस्टेंट। जवाब दें भाई। यानी मिड क्लास एक है, एक मिड क्लास यूज करनी है दो फ्रीक्वेंसीज के साथ। क्या ख्याल है, कर लेंगे? बताइए, बोलिए। फ्रीक्वेंसी का जरा सम लिखवाइएगा मुझे आप। 260। इन बोथ केसेस हमारे पास 260 हफ्तों का डेटा है। प्लांट 1 की भी आपने 260 हफ्तों की प्रोडक्शन का रिकॉर्ड लिया है, प्लांट 2 का भी आपने 260 हफ्तों का प्रोडक्शन रिकॉर्ड लिया। जवाब दें। तो अब आप ये करके बताएंगे मुझे, और फिर मैं आपसे पूछूंगा जनाब कि प्लांट 1 और प्लांट 2 में से कौन सा प्लांट कंसिस्टेंट है, या ये पूछ लूंगा प्लांट 1 या प्लांट 2 में से कौन सा प्लांट इनकंसिस्टेंट है। ये पूछ लूंगा जनाब प्लांट 1 और प्लांट 2 के डेटा में से कौन सा डेटा ज्यादा वाइड स्प्रेड है। और या ये पूछ लूंगा प्लांट 1 और प्लांट 2 में से कौन सा डेटा लेस वाइड स्प्रेड है। या ये पूछ लूंगा प्लांट 1 और 2 में से कौन सा डेटा स्टेबल है। या ये पूछ लूंगा जनाब प्लांट 1 और 2 में से कौन सा डेटा स्टेबल नहीं है। समझे बेटा, एक ही चीज को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। जवाब दीजिए। तो आप पहले इसका निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्डेशन, CV दोनों प्लांट का फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूले से, फिर बोल रहा हूँ, फार्मूले से वर्कआउट करेंगे और फिर कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई करेंगे। डबल मेहनत करनी है हमने। फिर कैलकुलेटर में डेटा फीड करके इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। कर लेंगे सब लोग बेटा, बोलिए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट टोटल हो सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन कंपैरिजन हमेशा बराबर होना चाहिए, बराबर लेवल पे होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी का सम बराबर हो, जरूरी नहीं। लेकिन अगर दोनों प्लांट एक ही कंपनी के हैं और एक ही बिजनेस के हैं तो ऑब्वियसली डेटा बराबरी का लिए जाएगा। अभी डेटा सिलेक्शन पे मसला नहीं है आपका, आपको जो बोला जाए आप वो कर लें। मतलब अगर आपको बोला जाए CV निकालो तो आप CV निकाल दें। मेरी कोशिश ये है कि आपको लॉजिक समझा दूं कि भाई ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ताकि एक आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। बाकी मेनली आपका पर्पस जो है फॉर्मूला अप्लाई करके बता देना, ठीक है? तो कर लेंगे सब लोग बेटा।
होमवर्क दूं आप लोगों को? कल फ्राइडे मेरी क्लास होती है, क्या डिस्कस हुआ था हमारा आपस में? फ्राइडे को क्लास होती है हमारी, होती है ना बेटा? चलें, अच्छा अब अनाउंसमेंट, अगर आज रात को अनाउंसमेंट में लिखी हुई आ जाना फिर होगी इंशाल्लाह। अगर सर नौमान मैसेज पे भेजे ना आपको क्लास का कि भाई कल क्लास है, तो फिर आप क्लास अज्यूम कीजिएगा, ठीक है? ये मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ। और अगर लिखा हुआ ना आए तो फिर आप ये अज्यूम कीजिएगा कल क्लास नहीं है। ओके, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको स्टॉप करते हैं। होमवर्क आप देख लें। होमवर्क ये है आपका सबसे पहले कि जितने भी क्वेश्चन जिसका आपने एमडी मीन और एमडी मीडियन निकाला था उन सबका आप क्या करें, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीन और एमडी मीडियन निकालें। जितने भी क्वेश्चन, खाली क्या करना है, डिवाइड ही करना है, कोई लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं है। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, सीवी मांगने के लिए जरूरी नहीं कंपैरिजन हो, किसी भी सिंगल डेटा का भी एग्जामिनर सीवी निकालने के लिए बोल सकता है। तो अब जितने भी क्वेश्चन आपने जिनके आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले थे उन सबका आप सीवी भी कैलकुलेट कर लें। मतलब मैं कोई तवील काम नहीं बता रहा हूँ आपको, मतलब जो आपका कैलकुलेटेड डेटा है आप उसको यूज कर लो। तो जहां जहां आपने एमडी मीन निकाला हुआ था वहां आप कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीन निकाल लो। जहां जहां आपने एमडी मीडियन निकाला था वहां वहां आप कोएफिशिएंट ऑफ एमडी मीडियन निकाल लो। और जहां जहां आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाला होता वहां वहां आप क्या कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, सीवी निकाल लो। कर लोगे बेटा ये काम? ओके, तो यहां तक आपसे डिस्कशन एंड करते हैं इंशाल्लाह, बाकी बात अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।